Care of dying patients. This video is for BSc first year. Type of care for terminally ill patients. तो टर्मिनली इल पेशेंट को कौन सा टाइप का केयर दे सकते हैं? एक होता है पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर में जो टर्मिनली इल पेशेंट्स होते हैं जिनका कोई इलाज नहीं हो सकता, वो लास्ट स्टेज पे हैं, किसी भी डिज़ीज़ के लास्ट स्टेज पे हैं, उनको हम पैलिएटिव केयर देते हैं। पैलिएटिव केयर में हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मतलब उनके सिम्टम्स को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। सिम्टम्स को रिड्यूस, प्रिवेंट या फिर उनको रिलीफ, सिम्टम से रिलीफ दिलवाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई कैंसर पेशेंट है, उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है बिकॉज ऑफ द ट्यूमर, तो हम उसके सिम्टम्स को रिड्यूस करेंगे, उसके पेन को रिड्यूस करेंगे। अब ट्यूमर को हम नहीं ख़त्म कर सकते या नहीं निकाल सकते, तो हम उसके पेन को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। अगर उसको ज़्यादा वॉमिटिंग है तो वॉमिटिंग को कम करने की कोशिश करेंगे। तो दैट इज़ द पैलिएटिव केयर। इन एक्यूट और restorative settings, interventions for people who face chronic life-threatening illness or who are at the end of life need palliative care. जिन्हें chronic life threatening illness है, chronic मतलब बहुत सालों से कोई बीमारी चल रही है, या फिर जिन्हें जो एकदम लाइफ के एंड पर है, उनको हम पैलिएटिव केयर देते हैं। Palliative care focuses on the prevention, relief, reduction or soothing of symptoms of diseases or disorder throughout the entire course of an illness. तो पैलिएटिव केयर फोकस करता है प्रिवेंशन में, रिलीफ करवाने में, रिड्यूस करने में, या फिर सूथिंग ऑफ सिम्टम्स, सूथ करने में सिम्टम्स को, सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ और डिसऑर्डर्स थ्रू आउट द एंटायर कोर्स ऑफ इलनेस। तो इलनेस के दौरान, इलनेस पीरियड के दौरान पैलिएटिव केयर प्रिवेंट करता है, रिलीफ करवाता है और रिड्यूस करता है सिम्टम्स को। इंक्लूडिंग केयर ऑफ डाइंग एंड बेरीफमेंट फॉलो अप फॉर द फैमिली। और इसके साथ साथ सिम्टम्स को रिड्यूस करने के साथ साथ केयर ऑफ डाइंग भी पैलिएटिव केयर में आता है, और बेरीफमेंट फॉलो अप फॉर द फैमिली भी पैलिएटिव केयर में आता है। बेरीफमेंट का मतलब होता है किसी लॉस के बाद जो पीरियड होता है, पीरियड ऑफ ग्रीफ एंड मोर्निंग, उस पीरियड को हम बोलते हैं बेरीफमेंट। तो फैमिली का कोई अगर फैमिली में से कोई किसी की डेथ हो जाती है, तो फैमिली विल गो थ्रू अ पीरियड ऑफ बेरीफमेंट। बेरीफमेंट मतलब कि फैमिली में ग्रीफ होगा बिकॉज ऑफ लॉस एंड दे विल बी मोर्निंग। तो दैट इज़ द बेरीफमेंट फॉलो अप। The primary goal of palliative care is to help patients and families achieve the best possible quality of life. तो जो पैलिएटिव केयर का मेन गोल है वो ये है कि पेशेंट्स और फैमिली की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको एलिवेट कर सके, उसको अच्छा कर सके। Although it is especially important in advanced or chronic illness, it is appropriate for patients of any age with any diagnosis at any time or in any setting. वैसे तो पैलिएटिव केयर ज़्यादातर हम क्रॉनिक इलनेस या एडवांस इलनेस जो लास्ट स्टेज पर हैं डिज़ीज़ के, उनके लिए यूज़ करते हैं, लेकिन पैलिएटिव केयर किसी भी पेशेंट पर यूज़ कर सकते हैं, किसी भी डायग्नोसिस के साथ और किसी भी टाइम में और किसी भी सेटिंग में हम पैलिएटिव केयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉस्पाइस केयर। अब हॉस्पाइस केयर क्या होता है? हॉस्पाइस केयर इज़ अ फिलॉसफी and a model for the care of terminally ill patients and their families. तो हॉस्पाइस केयर एक फ़िलॉसफी है और एक मॉडल है, मॉडल ऑफ केयर फॉर टर्मिनली इल पेशेंट्स और उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए। हॉस्पाइस इज़ नॉट अ प्लेस, हॉस्पाइस कोई जगह नहीं है, बट रैदर अ पेशेंट एंड फैमिली सेंटर्ड अप्रोच टू केयर। बल्कि ये फैमिली और पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच है केयर का।
फैमिली और पेशेंट सेंटर्ड मतलब कि ये जो केयर है हॉस्पाइस केयर, इट फोकसेस ऑन पेशेंट एंड फैमिली. It gives priority to maintaining a patient's pain and other symptoms, comfort, quality of life, and attention to physical, psychological, social and spiritual needs and resources. तो इसकी जो प्रायोरिटी है हॉस्पाइस केयर में, हम पेशेंट के पेन और सिम्टम्स को मैनेज करते हैं, उनको कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं और उनके फिज़िकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल नीड पे फोकस करते हैं. फिज़िकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल में आता है. फिज़िकल में जैसे कि उनको कंफर्ट प्रोवाइड करना, उनके पेन को रिड्यूस करना. साइकोलॉजिकल में आता है उनके साइकोलॉजिकली कंफर्ट प्रोवाइड करना, एंजाइटी को कंट्रोल करना. सोशल में फैमिली मेम्बर्स को केयर में लेना, मतलब फैमिली मेम्बर्स भी अपने पेशेंट का केयर कर सके. और सोशल में ये भी आ सकता है कि पेशेंट को अपने फैमिली मेम्बर से मिलने देना, बिकॉज दे आर ऑन द एंड स्टेज ऑफ लाइफ. और स्पिरिचुअल नीड्स में आता है जो भी उनके स्पिरिचुअल नीड्स है. फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का कोई अपने रिलीजियस पर्सन से मिलना चाहता है मरने से पहले, या उनके मरने से पहले कुछ नीड्स होते हैं, रिलीजियस नीड्स होते हैं. सो दो स्पिरिचुअल नीड्स, इन सारे नीड्स को पूरा करना, दिस कम्स अंडर हॉस्पाइस केयर. Patient accepted into a hospice program usually have less than 6 to 12 months to live. तो पेशेंट जो हॉस्पाइस प्रोग्राम के अंदर होते हैं उनके पास 6 से 12 महीने होते हैं जीने के. हॉस्पाइस सर्विसेज आर अवेलेबल इन होम, हॉस्पिटल, एक्सटेंडेड केयर और नर्सिंग होम सेटिंग्स. हॉस्पाइस केयर जो है अवेलेबल होती है होम में, हॉस्पिटल में, एक्सटेंडेड केयर और नर्सिंग होम सेटिंग्स में. Signs of clinical death. Now what are the signs of clinical death? Clinical death is medical term for cessation of blood circulation and breathing, the two necessary criteria to sustain life. तो ये एक मेडिकल टर्म है क्लिनिकल डेथ, जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है और ब्रीथिंग स्टॉप हो जाती है. और ये दो, ब्लड सर्कुलेशन और ब्रीथिंग, ये दोनों चीज़ें नेसेसरी होती है टू सस्टेन लाइफ. एक जीवित इंसान में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका ब्लड सर्कुलेट होता रहे बॉडी में और उसकी सांसें चलती रहे. और अगर ये दोनों ही स्टॉप हो जाएगा देन अ पर्सन इज़ कंसिडर्ड एज क्लिनिकली डेड. It occurs when the heart stops breathing in a regular rhythm, a condition called cardiac arrest. तो ये कब होता है, क्लिनिकल डेथ कब होती है पर्सन की, जब उसका हार्ट काम करना बंद कर देता है. और इस कंडीशन को हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट. जब एकदम से हार्ट स्टॉप हो जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट. At the onset of clinical death, consciousness is lost within several seconds. और जैसे क्लिनिकल डेथ होने वाली होती है तो कॉन्शियसनेस एकदम से पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है पेशेंट. मेजरेबल ब्रेन एक्टिविटी स्टॉप्स विदिन 20 to 40 सेकेंड्स. और ब्रेन एक्टिविटी भी पेशेंट की ख़त्म हो जाती है. पेशेंट अपने आप कुछ नहीं कर पाएगा, सेंस नहीं होगा पेशेंट को कुछ भी, मोटर फंक्शन ख़त्म हो जाएंगे पेशेंट के. 20 to 40 सेकेंड्स में पेशेंट्स की ब्रेन एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी. एब्सेंस ऑफ पल्स, हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशन. पेशेंट का पल्स, हार्ट रेट और रेस्पिरेशन एब्सेंट हो जाएगा. पीपल बिकम फिक्स्ड एंड नॉट रिएक्टिंग टू लाइट. सो पीपल विल बिकम फिक्स्ड एंड इट विल नॉट रिएक्ट टू लाइट. एब्सेंस ऑफ ऑल रिफ्लेक्सेस. सारे रिफ्लेक्स एब्सेंट हो जाएंगे. रिफ्लेक्सेस जैसे कि नी रिफ्लेक्स हो गया, नी जर्क रिफ्लेक्स हो गया, बाइसेप्स रिफ्लेक्स, ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स, कॉर्नियल रिफ्लेक्स, ये सारे रिफ्लेक्सेस ख़त्म हो जाएंगे. राइगर मोर्टिस. स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ. The arms and legs cannot be bent or straightened while rigor mortis is present unless the tendons are torn.
तो राइगर मोर्टिस में क्या होता है, बॉडी स्टिफ हो जाती है, डेथ के कुछ देर बाद बॉडी एकदम से स्टिफ हो जाती है और आर्म्स और लेग्स जो है मूव नहीं कर सकते, या तो उनको बेंट नहीं कर सकते या उनको स्ट्रेट नहीं कर सकते. दैट इज़ राइगर मोर्टिस. साइंस ऑफ अप्रोचिंग डेथ. नाउ व्हाट आर द साइंस ऑफ अप्रोचिंग डेथ? कैसे पता चलेगा कि पेशेंट इज़ अबाउट टू डाई, पेशेंट मरने वाला है? रेस्पिरेशन बिकम्स इरेगुलर, रैपिड एंड शैलो ब्रेथ और वेरी स्लो. तो रेस्पिरेशन या तो इरेगुलर हो जाएगी या बहुत जल्दी जल्दी सांस लेगा पेशेंट, या फिर शैलो ब्रेथ होगी. शैलो मतलब ज़्यादा डीप नहीं होगी ब्रेथ, और स्लो होगी, बहुत कम ब्रेथ होंगे. Circulation changes causing alteration in temperature, pulse and respiration. Radial pulse gradually fails. और रेडियल पल्स एकदम से पेशेंट की फेल हो जाएगी. पेशेंट विल नॉट बी एबल टू फील द रेडियल पल्स. रेडियल पल्स जो आपके हाथ की जो पल्स होती है, जो नॉर्मली आप जब टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन लेते हो तो आप रेडियल पल्स चेक करते हो, लेकिन जो इमरजेंसी कंडीशंस है, इमरजेंसी कंडीशंस में पेशेंट की रेडियल पल्स नहीं मिलती. पेशेंट की सिर्फ कैरोटिड पल्स ही मिल पाती है. Usually the pulsations are seen even after the patient has stopped breathing. और कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट की सांसें रुक जाती है लेकिन पल्स होती है, और वो भी कौन सी? कैरोटिड पल्स होती है. सांस रुक गई है और कैरोटिड पल्स है, कभी कभी ऐसा भी होता है. हिकअप्स, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन आर सीन. तो पेशेंट का हिकअप्स होंगे, हिचकी आएगी ज़्यादा, वॉमिटिंग होगी, नोजिया होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशंस होंगे. द पेशेंट फील्स द इनएबिलिटी टू स्वॉलो. और पेशेंट जो है कुछ भी निगल नहीं पाएगा, क्योंकि पेशेंट का गैग रिफ्लेक्स भी ख़त्म हो जाएगा, तो इसीलिए पेशेंट कुछ भी निकल नहीं पाएगा. डेथ रैटल. डेथ रैटल क्या है? अ रैटलिंग साउंड हर्ड इन द थ्रोट caused by the secretions that the patient cannot cough longer. तो पेशेंट कफ नहीं कर पाएगा, तो कफ ना करने की वजह से सिक्रीशंस उसके थ्रोट में ही रह जाएंगे, और उसकी वजह से जब सिक्रीशंस थ्रोट में रह जाते हैं तो साउंड आता है, रैटलिंग साउंड आता है. पेशेंट जब थ्रोट को सही से क्लियर नहीं कर पाता, कफ नहीं कर पाता, तो एक साउंड आता है, तो उस साउंड को हम बोलते हैं डेथ रैटल. The skin may become pale, cool and sweat a lot. Ears and nose are cold to touch. तो स्किन जो है पेल हो जाएगी, पीली पड़ जाएगी स्किन, और ठंडी पड़ जाएगी क्योंकि सर्कुलेशन सही नहीं होगा, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, स्वेटिंग होगी पेशेंट को. और ईयर्स और नोज़ जब टच करेंगे पेशेंट का तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा टच करने पर. रिफ्लेक्सेस एंड पेन आर ग्रेजुअली लॉस्ट. तो रिफ्लेक्सेस आहिस्ता आहिस्ता करके सारे रिफ्लेक्स ख़त्म हो जाएंगे, पेन भी पेशेंट को महसूस नहीं होगा. पेशेंट में भी रेस्टलेस ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन. और पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होने लगता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन. रेस्टलेस उसका ऐसे पता चलेगा कि पेशेंट अपने हाथ पैर हिलाएगा, हाथ मारेगा, पैर मारेगा, और इधर हिलेगा उधर हिलेगा. बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन पेशेंट विल बी रेस्टलेस. चेंजेस इन साइट, स्पीच एंड हियरिंग. साइट ग्रेजुअली फेल. और सबसे पहले जो है आंखें दिखना बंद हो जाता है. फिर उसके बाद प्यूपिल रिएक्ट नहीं करती लाइट पे. रिएक्ट नहीं करती लाइट पे मतलब कि जब हम टॉर्च को प्यूपिल की तरफ लेकर आएंगे तो प्यूपिल बड़ी होनी चाहिए, और टॉर्च जब प्यूपिल से हटाएंगे तो प्यूपिल छोटी होनी चाहिए, कॉन्स्ट्रिक्ट होनी चाहिए. तो प्यूपिल जो है जब हम टॉर्च को प्यूपिल की तरफ लेकर आते हैं तो इट डज़ नॉट रिएक्ट एट द टाइम ऑफ डेथ, अप्रोचिंग डेथ. और इसका मतलब ये होता है कि प्यूपिल डायलेट नहीं होती जब हम रोशनी डालते हैं प्यूपिल पे, और प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होती जब हम रोशनी हटाते हैं प्यूपिल से. So pupil does not react to light. Eyes are sunken and half closed.
तो आइज़ जो है आधी बंद रहेगी। ज़्यादातर आईसीयू पेशेंट्स में आप देखना कि आंखें सही से उनकी बंद नहीं होती है, जो एकदम लास्ट स्टेज पर हैं उनकी आंखें सही से बंद नहीं हो पाती है। मीटिंग द नीड्स ऑफ द डाइंग पेशेंट, तो हम डाइंग पेशेंट की नीड्स को कैसे मीट कर सकते हैं, हाउ कैन वी मीट द नीड्स ऑफ द डाइंग पेशेंट्स, उनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। रिलीफ फ्रॉम लोनलीनेस, फियर एंड डिप्रेशन, तो हम डाइंग पेशेंट्स को लोनलीनेस, फियर और डिप्रेशन से दूर रख सकते हैं। उन्हें ज़्यादा देर लोनली ना फील होना पड़े, ज़्यादा अकेला ना फील हो, ये कोशिश करनी है। उनको डर ना लगे, डिप्रेस ना हो वो, ये सारी कोशिश हमें करनी होती है। मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिग्निटी, तो पेशेंट को सिक्योर फील कराना है कि वो सुरक्षित है, हॉस्पिटल में वो सुरक्षित है, और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिग्निटी का भी ध्यान रखना है। पेशेंट से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना है और बुरे टोन में बात नहीं करना है। उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको हर्ट नहीं होने देना है, उससे वैसी ही बात करना है, उसी अच्छी तरीके से बात करना है जैसे हम दूसरे पेशेंट से बात करें। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि जब पेशेंट को पता चलता है कि वो मरने वाला है तो उसमें एंगर बहुत ज़्यादा होता है। डिनाइल स्टेज में जैसे एंगर होता है, तो एंगर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए पेशेंट को का सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिग्निटी उसको मेंटेन करके रखना है। मेंटेनेंस ऑफ होप, मेंटेनेंस ऑफ होप का मतलब है कि उसके होप को जगाए रखना है, लेकिन ये नहीं कर सकते हम कि पेशेंट को फॉल्स रीएश्योरेंस दे। फॉल्स रीएश्योरेंस मतलब कि हम पेशेंट को ये नहीं बोल सकते, जबकि हमें पता है कि उसकी कंडीशन कैसी है, तो हम पेशेंट्स को ये नहीं बोल सकते कि आप ठीक हो जाओगे। हाँ, लेकिन हम पेशेंट को ये बोल सकते हैं कि आहिस्ते आहिस्ते सब ठीक हो जाएगा, आप आराम से रहिए, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि आपकी सारी पूरी कंडीशंस एकदम ठीक हो जाएगी। मीटिंग द स्पिरिचुअल नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिलीजियस कस्टम्स, और उसकी हेल्प करनी है। अगर उसकी कोई स्पिरिचुअल नीड्स है, रिलीजियस नीड्स है, तो उसको पूरा करने में पेशेंट की हेल्प करनी होती है। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद ब्रीदिंग, अगर पेशेंट के ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, द डाइंग पर्सन हु इज़ रेस्टलेस, एप्रीहेंसिव एंड शॉर्ट ऑफ ब्रेथ मे बी गिवन ऑक्सीजन इनहेलेशन टू रिमूव हिज डिस्कम्फर्ट, तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस फील हो रही है एंड द पेशेंट इज़ शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, तो हम उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। पेशेंट का हेड एंड एलिवेट करेंगे, क्योंकि पेशेंट को अगर हम सेमी फॉलोअर्स पोजीशन में रखेंगे तो उसकी ब्रीथिंग ईजियर होगी, वो अच्छे से ब्रीथ कर पाएगा। और कीप द रूम वेल वेंटिलेटेड एंड कीप क्राउड अवे, तो जितना भी क्राउड होता है उसको दूर रखना है पेशेंट को, और रूम को वेंटिलेटेड रखना है। पीरियोडिक सक्शनिंग इज़ नेसेसरी। So to remove the secretions we need to do periodic suctioning, और जब हम सक्शनिंग करते हैं तो सिक्रीशंस हम ट्रेकिया वगैरह से रिमूव करते हैं, तो उससे क्या होता है कि पेशेंट सही से ब्रीथ कर पाता है। प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, अगर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि एनोरेक्सिया है, नौसिया है, वॉमिटिंग है, ये कॉमनली देखा जाता है डाइंग पेशेंट्स में, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि अगर पेशेंट सॉलो नहीं कर पा रहा है तो थोड़े सिप्स ऑफ वाटर ही हम पेशेंट के मुंह में डालेंगे। ज़्यादा खाना या पानी उसके मुंह में नहीं डालना है, ओनली सिप्स ऑफ वाटर, ताकि उसका मुंह गीला हो जाए बस। मोस्ट ऑफ देम में रिक्वायर आईवी फ्लूइड्स, और उन्हें आईवी फ्लूइड्स पे रखेंगे क्योंकि वो उन्हें नॉसिया वॉमिटिंग होगा और वो मुंह से कुछ नहीं ले पाएंगे, तो इसीलिए हम उन्हें आईवी फ्लूइड्स पे रखेंगे। इफ़ दे कैन टॉलरेट द ओरल फ्लूइड, सिप्स ऑफ वाटर इज़ गिवन विथ टीस्पून, और अगर ओरल फ्लूइड ले सकते हैं तो हम वाटर के सिप्स ऑफ वाटर दे सकते हैं टीस्पून से। दैट विल हेल्प द पेशेंट टू कीप द माउथ मॉइस्ट, और इससे क्या होगा, उनका माउथ जो है मॉइस्ट रहेगा। लेकिन अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हम सिप्स ऑफ वाटर भी नहीं देते हैं पेशेंट को,
बस आईवी फ्लूइड्स देते हैं और टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो हम आईवी के थ्रू देते हैं। एक बैग आता है, एक बैग में न्यूट्रिशन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब होते हैं, और उस बैग को हम बोलते हैं TPN बैग, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन बैग। और वो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन हम आईवी के थ्रू देते हैं पेशेंट को। और हम राइल्स ट्यूब फीडिंग भी दे सकते हैं पेशेंट को। उनका जो नरिशमेंट है वो मेंटेन रहे, तो इसीलिए हम राइल्स ट्यूब फीडिंग दे सकते हैं। गिव फ्रीक्वेंट ओरल हाइजीन, और पेशेंट की ओरल हाइजीन को मेंटेन रखना है। फ्रीक्वेंट ओरल हाइजीन देना है पेशेंट को। अप्लाई एमोलियंस टू द ड्राई लिप्स, तो ड्राई लिप्स पे एमोलियंस लगाना है। एमोलियंस जैसे कि वैसलीन हो गया, और कोई भी ऑइंटमेंट हो गया जो लिप्स पे हम लगाते हैं, वो सब इमोलियंट्स होते हैं जो लिप्स ड्राई होने से रोकते हैं। द डेंचर्स आर रिमूव्ड एंड केप्ट सेफली, और डेंचर्स क्या होता है, ये इसको हम रिमूव करते हैं और सेफली रख देते हैं ताकि ये अटके ना। Problems associated with elimination. Constipation, retention of urine and incontinence of urine and stool are some of the problems faced by the patient. तो अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है या इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन है, तो हमें क्या करना है, कैथेटराइजेशन हैज़ टू बी डन। अगर पेशेंट का यूरिन अपने आप पास हो रहा है, इनकॉन्टिनेंस है, तो हमें क्या करना है, या रिटेंशन है, रिटेंशन में पेशेंट का यूरिन ही नहीं पास हो पाता, ब्लैडर में ही रह जाता है, तो उन केसेस में हमें कैथेटराइजेशन करना है। थ्रू स्किन एंड पेरिनियल thorough skin and perineal care is to be given to keep the patient clean and to prevent skin breakdown. तो पेरिनियल केयर देना है पेशेंट को। अगर पेशेंट का कैथेटर भी लगा हुआ है तब हमें कैथेटर केयर देना है, और अगर कैथेटर नहीं है तो पेरिनियल केयर देना है, ताकि जो स्किन है वो, पेरिनियम की जो स्किन है वो उसका ब्रेकडाउन ना हो। प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद मोबिलिटी, अगर पेशेंट मूव नहीं कर पा रहा है तो हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंट स्किन केयर शुड बी गिवन विद पर्टिकुलर अटेंशन टू द प्रेशर पॉइंट्स। तो फ्रीक्वेंट स्किन केयर देनी है पेशेंट को, जहाँ जहाँ प्रेशर पॉइंट्स है वहाँ ज़्यादा स्किन केयर देनी है। और प्रेशर पॉइंट्स कहाँ होते हैं ज़्यादा, बोनी प्रोमिनेंस एरिया पे ज़्यादा होते हैं, जैसे कि एल्बो हो गया, यहाँ पे बोन है और बोन के नीचे टिश्यूज़ है, तो यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। सैक्रम रीजन में ज़्यादा प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, और सैक्रल रीजन में। और इसके अलावा ज़्यादा जल्दी, हाँ, हमारा जो एडी है, एंकल्स में ज़्यादा जल्दी अल्सर्स होते हैं, प्रेशर अल्सर्स होते हैं, तो ये हमारा प्रेशर पॉइंट्स है। पेशेंट शुड बी कंफर्टेबली प्लेस्ड एंड देयर पोजीशन फ्रीक्वेंटली चेंज्ड इन बेड, तो पेशेंट की पोजीशन को रेगुलरली चेंज करना है, प्रेफरेबली एवरी 2 आवर्स में हम पेशेंट की पोजीशन को चेंज करते हैं जब पेशेंट बेड पे होता है। तो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद सेंस ऑर्गन, सिंस द पेशेंट लूजेस साइट बिफोर गिवन एनी केयर टू द पेशेंट, द नर्स शुड टच द पेशेंट एंड से व्हाट शी इज़ गोइंग टू डू। तो पेशेंट की साइट पहले या नज़रें पहले ख़त्म हो जाती है, तो पेशेंट को हमेशा टच करके बताना है डॉक्टर या नर्स को कि क्या वो करने वाले हैं, कौन सा प्रोसीजर करने वाले हैं। Since the hearing is retained longer, speak slowly what is appropriate, और सुनने की शक्ति सबसे लास्ट में जाती है, तो इसीलिए आप जब भी कभी पेशेंट के आसपास खड़े होकर बात करो तो ये ध्यान में रखो कि आप क्या बोल रहे हो। अवॉइड विस्परिंग एंड थिंक इन पेशेंट रूम, और पेशेंट के रूम में विस्पर नहीं करना है और थिंक भी नहीं करना है। स्पीक डिस्टिंक्टली सो दैट पेशेंट में अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डन फॉर हिम, और हमें पेशेंट से आराम से बात करनी है और उन्हें बताना है कि हमने उनके लिए क्या क्या किया है।
Since the eyes are open, protect the eyes from corneal ulceration with protective ointment. अब जब आंखें बहुत देर तक खुली रहती है तो आंखें जो हैं, कॉर्निया जो है ड्राई हो जाती है और आहिस्ते आहिस्ते जाके कॉर्नियल अल्सरेशन हो जाता है। और ये अल्सरेशन से बचाने के लिए हमें प्रोटेक्टिव या तो आइज़ को हमेशा कवर रखना है या फिर ऑइंटमेंट लगाना है ताकि आइज़ प्रोटेक्टेड रहे। प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ रेस्ट एंड स्लीप। सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड? प्रॉब्लम्स पेशेंट में डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स इन दिस पेशेंट्स। There may be distressing symptoms in these patients. Patients should not be disturbed while sleeping. तो इन पेशेंट्स में डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स होगा। डिस्ट्रेसिंग मतलब पेशेंट रेस्टलेस हो सकता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, या फिर पेशेंट एजिटेटेड मतलब एंग्री हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि पेशेंट शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड वाइल स्लीपिंग। पेशेंट को स्लीप के वक्त डिस्टर्ब नहीं करना है ज़रा भी। द विजिटर शुड बी इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डिस्टर्ब द पेशेंट ड्यूरिंग हिज रेस्टिंग। और विजिटर्स को रिक्वेस्ट करना है कि पेशेंट के अटेंडेंट्स को या फैमिली मेम्बर्स को विजिट ना करना दे जब पेशेंट सो रहा हो। तो मेंटेन काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट। तो काम और क्वाइट एनवायरनमेंट मेंटेन करना है। प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ क्लीनलीनेस एंड ग्रूमिंग। क्लीनलीनेस और ग्रूमिंग के साथ क्या क्या करना चाहिए? क्लीनलीनेस एंड अपीयरेंस आर इम्पॉर्टेंट अंटिल डेथ। तो डेथ तक इम्पॉर्टेंट होता है क्लीनलीनेस और अपीयरेंस। क्लीनलीनेस ऑफ द स्किन, हेयर, माउथ एंड क्लॉथ हैज़ टू बी मेंटेन्ड। और क्लीनलीनेस किन किन चीज़ों का होना चाहिए? स्किन, हेयर, माउथ और क्लॉथ। जो पेशेंट के जो क्लॉथ्स होते हैं उन सब पे क्लीनलीनेस को मेंटेन रखना है। मैनेजमेंट ऑफ डाइंग पेशेंट। Case in 1991 suggests 7 essential features in the management of dying patients. So what are the 7 essential features? Concern में empathy, compassion and involvement are essential. तो पेशेंट को कंसर्न दिखाना है। एक नर्स को पेशेंट को दिखाना है कि वो एम्पैथी है उसे पेशेंट से। एम्पैथी मतलब उसे उसके दुख का एहसास है, पेशेंट के दुख का एहसास है। अपने आप को सेम पोजीशन में रख के देखना, तभी एम्पैथी पैदा होती है। कॉम्पिटेंस पेशेंट को बताना कि नर्स इज स्किल एंड नॉलेजेबल एज वार्मथ एंड कंसर्न। और जिस तरीके से वो कंसर्न है पेशेंट के लिए उस तरीके से नर्स जो है स्किल्ड भी है। स्किल्ड मतलब वो अपने प्रोसीजर्स को अच्छे से जानती है और उसको हर एक चीज़ की नॉलेज भी है। कम्युनिकेशन, अलाउ पेशेंट टू स्पीक देयर माइंड्स एंड गेट टू नो देम। और पेशेंट्स के माइंड को रीड करने की कोशिश करो और ये जानने की कोशिश करो कि पेशेंट क्या चाहता है। If children want to visit the dying, it is generally advisable they bring consolidation to dying patient. तो अगर बच्चे जो हैं अपने किसी भी रिश्तेदार से मिलना चाहते हैं जो मर गया है, तो उन बच्चों को पेरेंट्स के साथ ही आने दें अंदर, ऐसे अकेले ना आने दें। Cohesion. Family cohesion reassures both the patient and family. Family cohesion reassures both patient and family. Cohesion का मतलब होता है जुड़ना। तो हमें फैमिली को भी केयर का एक पार्ट बनाना है। हमें भी फैमिली को इन्वॉल्व करना है इन पर्सन्स केयर, इन पेशेंट्स केयर। चेयरफुलनेस, तो ज़्यादातर एनवायरनमेंट जो है चेयरफुल होना चाहिए और ज़्यादा एंशियस या एंजाइटी से भरा नहीं होना चाहिए एनवायरनमेंट। कंसिस्टेंसी, continuing persistent attention is highly valued by patients who often fear what they are a burden and will be abandoned.
और पेशेंट को बहुत बार डर लगता है ये सोच के कि वो एक बर्डन है दूसरे लोगों पर और दूसरे लोग उन्हें छोड़ देंगे। तो इस डर को ख़त्म करना है हमें। कंसिस्टेंट फिजिशियन इन्वॉल्वमेंट मिटिगेट्स दीज फियर्स। और इस डर को कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं? फिजिशियन बार बार फॉलो अप करें उसके घर में, और ये देखने की कोशिश करें कि कहीं उसकी मम्मी उसको ये देखने की कोशिश करना है कि पेशेंट को ये तो नहीं लग रहा है कि उसके घर वाले उसको छोड़ देंगे बिकॉज ऑफ हिज कंडीशन। Nursing care of dying individual, the person who deals with the dying patient must commit। और जो नर्सेस डाइंग पेशेंट से डील करती है उनको कैसे डील करना चाहिए? दे शुड नो हाउ टू डील विथ मेंटल एंग्विश एंड फियर ऑफ डेथ। उन्हें ये पता होना चाहिए कि हम जब पेशेंट से डील कर रहे हैं, डाइंग पेशेंट से जब डील कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनमें एंगर होगा, उनमें फियर ऑफ डेथ होगी। तो हमें इस एंगर और फियर ऑफ डेथ से कैसे डील करना है? ट्राई टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू पेशेंट्स नीड बाय लिसनिंग केयरफुली टू द कंप्लेंट्स। तो पेशेंट की कंप्लेंट्स को अच्छे से सुनना है और उनके ऊपर अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करना है। बी फुल्ली प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट देयर ओन काउंटर transferences as doubt, guilt and damage to their narcissism are encountered। तो हमें पूरी तरीके से प्रिपेयर रहना है जब हम डेथ इंडिविजुअल की केयर कर रहे हैं, बिकॉज जब हम डाइंग पेशेंट की केयर करते हैं तो हमें अपनी इमोशंस को भी साइड में रखना होता है, हमें स्ट्रॉन्ग बनना होता है। बिकॉज मैनी अ टाइम्स इट हैपन्स कि हम डर जाते हैं या किसी से अटैच हो जाते हैं और फिर जब वो मर जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। सो वी नीड टू हैव अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद आवर पेशेंट्स। मैनेजमेंट ऑफ डाइंग पेशेंट ऑफन एलिसिट्स एंजाइटी इन नर्सिंग स्टाफ। और डाइंग पेशेंट्स के साथ डील करने में ज़्यादातर नर्सिंग स्टाफ को एंजाइटी फील होती है। दे कैन नॉट सी डेड बॉडीज़, most of them they can deal with dead bodies, but many of them are not able to see dead bodies or any patient who is dying। Education and role playing can improve perspective taking and empathetic skills, respect each other's point of view as well as appreciate the situation of patient and their family members, developing a sense of control and efficacy। So we need to develop a sense of control and efficacy। Encouraging peer groups for family coping with bereavement। पीयर ग्रुप्स का मतलब वो होता है वो फैमिलीज़ जो सेम चीज़ से गुजरी है, उन फैमिली के पास फैमिली मेम्बर्स को लेके जाना ताकि उनका दुख कम हो सके, उन्हें यह एहसास हो कि हम अकेले नहीं हैं, हमारी तरह दूसरे भी हैं जो इसी चीज़ से गुजरे हैं, और अपनी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करने में उनकी प्रॉब्लम कम होगी। जब हमारे जैसा कोई होता है और जब हम एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स कम होती है। एनकरेजिंग पीयर ग्रुप्स फॉर फैमिलीज कोपिंग विद बेरीफमेंट। एनकरेजिंग पीयर ग्रुप्स फॉर फैमिली कोपिंग विद बेरीफमेंट। और फैमिली को हेल्प करनी है कि वो दूसरे जो पीयर ग्रुप्स हैं उनके साथ जाकर अपने जो भी उनके कंसर्न है, ग्रीव्स है, उनको शेयर कर सकें। डेवलपिंग इंक्रीज रिसोर्सफुलनेस इन डीलिंग विद डेथ रिलेटेड सिचुएशंस। And we need to develop increased resourcefulness in dealing with death related situations। और जहाँ पे ज़्यादातर डेथ रिलेटेड सिचुएशंस होती है वहाँ पे हमें अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना है। रिसोर्सेज को नॉट जस्ट द ह्यूमन रिसोर्स बल्कि हमारा जितना भी इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं उन सब चीज़ों को बढ़ाना होता है। अगर हमें लग रहा है कि पेशेंट जा सकता है तो हम पहले से ही इमरजेंसी ट्रॉली वगैरह पेशेंट के आसपास रख सकते हैं ताकि हम जैसे ही पेशेंट के वाइटल्स डाउन होंगे तो हम उसको इमरजेंसी केयर प्रोवाइड कर सकें।
रिकॉग्नाइजिंग दैट अ मॉडरेट लेवल ऑफ डेथ एंजाइटी इज़ एक्सेप्टेबल, और थोड़ी बहुत डेथ एंजाइटी एक्सेप्टेबल है, थोड़ी बहुत, क्योंकि वो तो हर किसी को होगी, हम इंसान हैं तो हमें तो ज़रूर होगी कि वी विल हैव अ फियर ऑफ डेथ. इम्प्रूविंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेन एंड सफरिंग विल ऑल्सो इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव इंटरेक्शंस. और जैसे जैसे हम पेशेंट को समझने लगेंगे तो वैसे वैसे ही हमारा कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होता जाएगा और इंटरेक्शन भी इम्प्रूव होता जाएगा. थैंक यू. विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो.